हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है BHDC 134 उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 110% आप इस इस पेपर को पास कर लोगे। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ पहले कि जो इसका समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का होगा और उसमें आपको 100 मार्क्स का होगा। और पहले ही आपको जो है इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको सप्रसंग व्याख्या इस पेपर में ज़रूर आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको उसमें दिया गया होगा कि सप्रसंग व्याख्या मतलब करनी ही करनी है। और बाकी और क्वेश्चन जो हैं आपके बाकी और 7 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से ये 100% व्याख्या करनी है। और जो शेष बचे हुए हैं उसमें से आपको जो है 4 क्वेश्चन और करने हैं, यानी कि 5 हो जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या जो होगी उसमें से आपको अगर चार पॉइंट दिए हो, मतलब 4 गद में से होगा, पद में से होगा, वो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से आपको दिए होंगे, उसमें 4 देते हैं तो आपको 2 सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, या वो देख लेना कि क्या उधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सप्रसंग व्याख्या इसमें करनी ही करनी है पास होने के लिए। आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बाकी मतलब वो तो करना ही, उसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ये आपको मतलब करना ही करना है। फिर अब देखते हैं हम। महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल 22 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो हिंदी गद्य है उसका विकास और उसके कारण की आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो लेकिन ये आपको सप्रसंग व्याख्या के बाद वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें बताना है कि इसका विकास भी बताना है, इसका विकास कब हुआ और उसका कारण क्या क्या हो रहे हैं, उसमें आपको ये बताना है। और जो गद्य, क्या मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं, गद्य होता क्या है, जो कि जिसमें गद्य में लिखे जाते हैं जो निबंध होते हैं ना, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आपकी बुक में सब कुछ दिया होता है, आपको सिर्फ टॉपिक पता होने चाहिए। प्रश्न अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा है, जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। तो जो ये जिनेंद्र कुमार हैं उनके उपन्यास जो हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न थर्ड हम देखते हैं, त्यागपत्र के संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। तो ये एक त्यागपत्र है, उसकी संरचना शिल्प का उदाहरण सहित विश्लेषण करना है आपको। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये एक उपन्यास है त्यागपत्र। और इसमें जो है मैं आपको आगे और भी प्रश्न आएंगे तो इसको मैं आगे थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि क्या है त्यागपत्र, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लैंग्वेज में, थोड़ा सा मैं बोल भी रही हूँ तभी। ठीक है, तो हमारा फोर्थ प्रश्न है, नमक का दारोगा के सहायक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दीजिए। चारित्रिक विशेषताएं जो हैं उसका आपको परिचय देना है। और नमक का दरोगा जो है एक मतलब हिंदू पाक का, मतलब हिंदुस्तान और पाक के रिलेटेड ये लिखी गई है। जब मतलब ये दोनों बंटवारा हुआ था, जब अलग अलग हो गए थे, तो उसके मतलब उसमें आप यही पढ़ोगे, नमक का दारोगा जो है उसी पर मतलब उसी उसमें यही दिया गया है कि मतलब क्या क्या हुआ था। उसने मतलब ईमानदारी के लिए, चाहे आप इधर रहें या उधर, मतलब अपना देश से प्रेम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो
ये एक बहुत ही मतलब अच्छी घटना है, मतलब अच्छी बात इन्होंने मतलब सिखाई है। इसका उद्देश्य जो है कि सही चीज़ दिखाई है। देश के प्रति किस तरह से हमें कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य हमारा है कि हम देश से प्रेम करें। हमारा है 5th प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आप देख लीजिए, ये दोबारा दोबारा पूछे जाते हैं, इनको उल्टा सीधा करके भी पूछते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके निबंधों की आपको इसमें विशेषताएं का विवेचन करना है, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, कुटज की भाषा शैली की विशेषताओं की सोदाहरण विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुटज मतलब इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुटज एक ऐसी घटना मतलब ऐसी कहानी है कि जो एक पौधा होता है, ठीक है, पौधे से रिलेटेड है, ये पौधा होता है कुटुज एक मतलब पौधा है, ठीक है, और उसमें ये बताता है उसका परिचय अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे वो उसमें पहाड़ी इलाकों में ये सब मतलब पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पे उसमें ये जितनी भी धूप छाया हो कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा खड़ा रहता है, मतलब इतनी सारे कष्ट सहने के बावजूद भी वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसमें फूल उगते हैं। तो ये चीज़ लाइफ के साथ उन्होंने इसका मतलब जोड़ा है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ तो हमें कभी भी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है। 7th प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रकार टिप्पणियाँ लिखिए। तो ये आता है आपको 8वें नंबर पे क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको दिए होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, उनमें से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो पहला हमारा है, सहस्त्र फनों का मानी दीप का कथ्य। पता है ये सब बहुत, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सहस्त्र फनों का मानी दीप का कथ्य, ये भी पूछा गया है बहुत बार पेपर में, ये ध्यान में रखिए, ये आप कर लीजिएगा। ख वाला हमारा द्विवेदी युगीन गद्य, द्विवेदी युगीन गद्य के बारे में आपको लिखना है। फिर है हमारा यात्रावत और रिपोर्टाज, ये आपको देखना है। फिर है हमारा वापसी कहानी का कथासार, वापसी कहानी का कथासार। वापसी कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पता होगा। इसमें गजाधर बाबू होता है, और इसमें जो है गजाधर बाबू होता है जो वो 35 वर्ष की जो नौकरी अपनी करके घर लौटता है, मतलब रिटायर्ड होके आता है, तो उसके साथ क्या क्या घटना होती है ये सब चीज़ें उसमें मतलब उसमें बताया गया। और उषा प्रेमदा जो है उन्होंने ये लिखी है। तो आपको ये 9th की 10th में भी, हाँ आई थिंक 11th में है कि किस में है, लेकिन हाँ 11th में होगी, तो उसमें भी आपको ये पूछी गई है। अब है प्रश्न 8, हिंदी गद्य का विकास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का विकास के बारे में आपको बताना ही बताना है कि इसका विकास कब हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, और आपको इसमें देखना है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है रचना मतलब रस छंद तुक आदि विधान नहीं होते हैं, सिर्फ कहानी उपन्यास नाटक निबंध इनको कहते हैं। और हिंदी गद्य के जो जनक अगर आप देखेंगे तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और 1950 और 1850 1885 ये लिख लीजिए आप। ये चीज़ जो है इसमें इसका जो है जब आया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है उनको, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रतिनिधि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख दें। 1850 1885 जो है इसमें हुआ है, तब इनका जो है विकास इसका हुआ है, उसका डेट माना जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। फिर उसके बाद प्रश्न 9, हिंदी गद्य की विविध विधाओं के बारे में लिखें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में बहुत बार। तो हिंदी गद्य की विविध विधाएं के बारे में आपको जो है लिखना है कि विविध विधाएं क्या क्या इसमें हैं। तो इसमें क्या, शिक्षा का विस्तार, नवीन आविष्कार, समाज सुधार आंदोलन जो है, ये सब इसमें जो है
दिया गया है। तो जो विविध विधाएं हैं उसमें क्या आता है कि नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास और आलोचना, मतलब इसमें दी गई है गद्य जो होता है। और उसमें जो है वर्ग 1, वर्ग 2 में जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, गद्य, काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, तो भेंट वार्ता, पत्र, साहित्य, रिपोर्ट, ये सब इसमें जो है आते हैं गद्य के विविध विधाओं में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 10 हम देखते हैं। जिनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और उनके साहित्य विशेषताओं का लिखें। जिनेंद्र कुमार जो है उनका जीवन परिचय देना है और उनके साहित्य विशेषताओं को लिखें। तो ये सब इसमें आपको बताना है। 10th क्वेश्चन हमारा ये है। और जो जिनेंद्र कुमार का जीवन परिचय थोड़ा सा मैं बता दूं। इनका जो जन्म है आप लिख लें, 2 जनवरी 1905 में हुआ है। और इनका जो ज़िला अलीगढ़ में हुआ है, ठीक है। और इनका जो स्थान है अलीगढ़ के कठियागंज में हुआ है, नमक स्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए आप। 1905 में इनका जन्म हुआ है, 2 जनवरी 1905 में। और इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी। और इनका जो पालन पोषण है वो मामा मामी ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी सी चीज़ें इनकी रचनाएं अगर देखेंगे तो इनके उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और है सुगदा आदि। तो ये सब चीज़ें इनमें इन्होंने लिखी हुई हैं। और इसके जो है कहानी में देखें, फांसी, जय सिद्धि, तो नीलम, देश की राज्य कन्या, मतलब ये सब आपको इसमें राज्य कन्या, तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बनता है इसमें, पूछा जाता है इसमें से। और इनके जो निबंध अगर देखें, प्रस्तुत प्रश्न, झड़ की बात और पूर्व उदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, तो ये सब इन्होंने। और इनका जो साहित्य, ठीक है, तो ये सब इन्होंने लिखी है। और इनके जो साहित्य की विशेषता अगर देखें तो त्यागपत्र की ये सब इनके बारे में काफ़ी है। अब नीचे वाला क्वेश्चन भी है एक कि त्यागपत्र की अंध्र वस्तु और विश्लेषण की व्याख्या करें। तो क्या ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें त्यागपत्र उपन्यास का सारांश जो है जिनेंद्र कुमार जी ने ही लिखा है, मतलब उन्होंने ही इनके जो रचयिता हैं तो जिनेंद्र कुमार हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक अनमेल विवाह हुआ है। जैसे आपने निर्मला उपन्यास पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद जी का, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, निर्मला के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो कि अनमेल विवाह था। इसमें भी जो है ऐसा ही बताया गया है। तो यहाँ पे जो है, और इसमें जो है इसका जो जिनेंद्र कुमार जी का जो त्यागपत्र का प्रकाशन है वो सन 1937 ईस्वी में हुआ है। और इसमें अनमेल विवाह होता है, मतलब अनमेल विवाह होता है, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जिसके मतलब जो बुआ होती है, जो इनकी मतलब बुआ होती है, उनका विवाह हुआ होता है। तो उसके जो हस्बैंड को पता चल जाता है उनका पूर्व प्रेम के बारे में। तो वहाँ पे जब उनको पता चलता है तो वो उसको घर से निकाल देते हैं। और उनके जो बहुत सारी दिक्कतें उसको लाइफ में आती हैं। और जो ये इनके भतीजा है वो उनको मतलब बहुत बड़े पढ़ लिख के जो है, प्रमोद जो हैं वो बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, जज बन जाता है। लेकिन वो पछताता है कि वो अपनी बुआ के साथ ही इंसाफ नहीं कर पाया। तो वो बाद में अंत में ऐसा होता है कि वो त्यागपत्र दे देता है। तो थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी है कि इस तरह से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट, देखते हैं हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय और नमक किस प्रकार की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय इसमें देना है। और नमक किस प्रकार की रचना है वो आपको मैंने पहले भी बताया कि एक
पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब जो है इसमें मतलब लिखा गया है, उसके रिलेटेड ही ये सब लिखा गया है। और इसका थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा परिचय के बारे में इनका बता दूं मैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी ज़िले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम जो है आनंदी था, पिता का नाम मुंशी अजय राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। ठीक है, तो ये सब और वो जो हैं उर्दू के भी, मतलब उर्दू भी उनको अच्छे से आती थी, उनकी जो स्टडी हुई है उनको उर्दू भी आती थी। तो ये सब आप थोड़ा सा लिखेंगे, और भी आप कहीं से अगर नॉलेज मिलेगा उनके बारे में, परिचय में आप ये सब लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इनके अगर देखा जाए तो इनको मतलब धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ये इनके और आरंभिक शिक्षा जो है फ़ारसी में हुई। तो जो प्रेमचंद की कहानियों में सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, प्रेम श्रम, गोदान, रंगभूमि व निर्मला जैसे कई उपन्यास लोकप्रिय हैं। इनके अलावा कफन, पंच, परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, तो ये सब इन्होंने ही लिखी हैं। और इनका जो परिचय में आप ये सब लिख सकते हैं, और 300 से अधिक कहानियाँ भी हैं। तो ये सब आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और नमक का परिचय मैं थोड़ा सा दे दूँ आपको, नमक किस प्रकार की है। तो नमक कहानी की जो, ये मैं आपको बता दूँ, नमक कहानी की जो है रजिया सजाद ज़हीर द्वारा लिखी हुई है। रजिया सजाद ज़हीर, ये आपको ध्यान में रखना है, लिख लीजिए आप। और ये जो भारत और पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के जो मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब आधे इधर रह गए थे, आधे उधर रह गए थे, तब की ये स्टोरी है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको मैंने इसके बारे में बताया है। अब देखते हैं, तो इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, उद्देश्य भी अगर बोलेंगे तो आप इसमें उद्देश्य इसका क्या है कि ईमानदारी एवं कर्तव्य समाज का निर्माण करना नामक का दरोगा कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं ने मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य निभाने वाले जो व्यक्ति थे, और समाज में ईमानदारी और कर्तव्य की मिसाल है। तो ये जो है इसमें इनका मेन जो है मुंशी बंशीधर हैं, वो इनका मेन कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, तो वो एक नमक मतलब वो दरोगा हैं, उनका ही एक इसमें कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है। फिर अब देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वापसी किस प्रकार की कहानी है, परिवेश और भाषा शैली का वर्णन करें। तो वापसी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक मतलब गजेंद्र बाबू पे निर्धारित है, जो कि 35 वर्ष नौकरी करके घर आते हैं रिटायर होके। तो उनके साथ क्या क्या घर में होता है, वो चाहते थे कि सब अच्छा हो। उसके परिवार के पास आ रहे थे, उनके एक बेटी होती है, दो बच्चे होते हैं, और वाइफ होती है, तो उनकी बहुएं भी होती हैं। लेकिन वो ये मतलब वो सोचते थे कि जब वो घर में आएंगे तो उनका अच्छे से स्वागत होगा, प्रेम के साथ रहेंगे। लेकिन सब उल्टा होता है वहाँ पे, सब उल्टा ही हो जाता है वहाँ पे। उनको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें घटना घटती हैं उनके साथ, ये आपको पता होगा। आप प्लीज़ वापसी, मैंने पहले वीडियो बनाई है तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसका परिचय थोड़ा बहुत मैंने दिया है, तो मैं लिंक डाल दूँगी अगर आप चाहें तो। लेकिन वो मैंने 11th क्लास के लिए डाली है, तो मगर उसमें भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा उसमें। फिर उसके बाद है उनके साथ क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। फिर उसमें है, अब देखते हैं, हजारी प्रसाद जी के बारे में लिखें और कुटुज किस प्रकार की रचना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद के बारे में और कुटुज किस प्रकार की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है पेपर में। और ये हमारा 14 क्वेश्चन। कुटिज के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक पौधा है जो कि मतलब
सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा खड़ा रहता है, प्रसन्न रहता है। इसी तरह से इसका उद्देश्य ये है कि इंसान को भी हमें मतलब जितनी भी मुश्किलात आएँ तो हमें मतलब हारना नहीं है, हमें कोशिश करते रहना है। अपनी मेहनत हम जितना करेंगे उतना हमें बाद में फल मिलता ही है। तो ये इसमें जो है इनका उद्देश्य है। और इनका जो है अब हमारा है 15 प्रश्न, उपन्यास के तत्वों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। तो उपन्यास के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। उपन्यास, तो आपको पता है कि उपन्यास कैसा होता है। मतलब उपन्यास में जो है बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक पूरी स्टोरी बताई जाती है, जिसमें कि उसका मतलब आरंभ से लास्ट तक का पूरा सीन बताया जाता है। जैसे एक निर्मला उपन्यास है, या फिर आपका इसमें है मतलब निर्मला उपन्यास जो है बहुत ही मतलब उसमें बताया गया है कि किस तरह से उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और यही चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि स्टार्टिंग से लेके पूरा अंत तक उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, वहाँ पे ये चीज़ से उपन्यास में बताए जाते हैं। ठीक है। और हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धगुप्त की चरित्रगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जो बुद्धगुप्त हैं और उनके बारे में उनकी जो चर्चा मतलब चरित्रगत विशेषताएं की चर्चा करनी है। बुद्धगुप्त, तो बुद्धगुप्त और चंपा का यहाँ पे वो है प्रेम होता है उनका, और उनको बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ जो हो जाती हैं, इसका परिचय थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत सारी उनके बीच में गलतफहमियाँ हो जाती हैं, और उसकी वजह से वो पूरी लाइफ जो है उनकी दुख भरी रही है। कभी वो मतलब मिलते नहीं, असफल प्रेम कहानी है उनकी। वो एक नाविक होता है, बुद्धगुप्त एक नाविक है जो कि मतलब समुद्र में नाव आपको पता होगा, समुद्र में नाव होती है तो वो चलाते हैं, तो वही वो होता है। लेकिन वो एक लुटेरा है, मतलब वो चोरी करता है, मतलब जो बाकी होते हैं उनसे वो सारा पैसा धन दौलत जो है ले जाता है मतलब। और उसमें जो है ये अपनी चंपा है, वो बेचारी फंस जाती है, उसको एक गलतफहमी हो जाती है। उसको लगता है कि जो बुद्धगुप्त हैं उन्होंने ही उनके पिता की जो है हत्या की है। ठीक है, तो उनको लगता है कि उन्होंने वो हत्यारे हैं, उनको लगता है ऐसा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो कभी भी मेल नहीं होता है, लेकिन बुद्धगुप्त उनसे प्यार करते हैं, वो प्रपोज कर देते हैं, लेकिन वो उनको मना कर देती है। और वो पूरी लाइफ जो है चंपा जो है उधर ही जो राह दिखाने में मतलब पूरी लाइफ जो उधर ही मतलब बाद में वो मर भी जाती है वैसे ही, तो मतलब पूरी लाइफ सेवा करती है। ठीक है, तो इसका जो है असफल प्रेम कहानी इनकी रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने इसका परिचय आपको दिया, उसके बाद आप आगे भी खुद भी लिख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। 17 क्वेश्चन है, कुटुज की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो कुटुज के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया पहले भी, और अब भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। ये इसका जो अगर हम देखेंगे उसका कुटुज जो एक निबंध की तरह लिखा गया है, निबंध है एक हिसाब का ये। और ये एक मतलब ये एक ऐसी रचना है, मतलब ये एक ऐसी रचना है जो कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, ये एक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हुई है ये वाली रचना। और इसका अर्थ क्या होता है कि एक प्रकार का जंगली पौधा, ठीक है, एक जंगली पौधा होता है। और कुटुज का जो मूल भाव अगर देखेंगे उसका हम अगर हम उसका मूल भाव देखें तो ये कि कुटुज हम सभी को उपदेश देता है कि विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसका जो निबंध अगर देखेंगे, कुटुज निबंध की भाषा शैली हज़ारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और कुटुज एक ललित निबंध है जिसमें कि भाव प्रदान होते हैं, लेकिन इसमें विचार तत्व का अभाव नहीं होता, एक साफ सरल ये बताई गई होती है। तो इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। तो अब देखिए, अब है हमारा प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको 6 बता दी हैं, अब ये आपको सब पढ़नी है। 6 के बारे में आपको मैंने बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युगेन गद्य ये पूछा जाता है। जयवर्धन उपन्यास का कथन,
नेपथ्य ये भी पूछा जाता है। आत्मकथा और जीवनी के बारे में बताना है। वापसी कहानी का परिवेश पता है आपको। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि और मरनाल का चरित्र चित्रण। मरनाल आपको पता है वो जो बुआ होती है वो त्याग पत्र में दी गई है, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसका चित्र मतलब उसका बताना है चरित्र चित्रण। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न है हमारा 19। चंपा की चरित्र का विशेषताओं का विवेचन चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। चंपा के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ पहले भी, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ चुका होगा पता, और बुक में आपको सब दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। प्रश्न है हमारा 20। त्याग पत्र का कथासार बताते हुए उसके कथानक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। त्याग पत्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ये भी कि मतलब ये एक मरनाल जो है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक मतलब उसको जो हस्बैंड उसका होता है उसको उसके पूर्व प्रेम का पता चलता है, तो ये एक अनमेल विवाह हुआ होता है जो कि मुश्किलें होती हैं बहुत सारी उसकी लाइफ में आती हैं। और जो एक भतीजा होता है उसका, जो भतीजा होता है मरनाल का भतीजा, वो अपनी वो बहुत बड़ा पढ़ लिख के अफसर बन जाता है, लेकिन वो उसको इंसाफ नहीं दिलवा पाता। तो उसको अंदर से ही घुटन होती है कि मैं सबको इंसाफ देता हूँ लेकिन बुआ को ही साथ नहीं दे पाया, तो वो त्याग पत्र दे देता है बाद में। ये इसमें एक उपन्यास इन्होंने लिखा है। फिर है हमारा प्रश्न 21। लोभ और प्रीति निबंध के विचार पक्ष को व्याख्यात कीजिए। लोभ और प्रीति निबंध के विचार पक्ष को व्याख्यात कीजिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये आपको देखना है। फिर है हमारा प्रश्न 22। जयशंकर प्रसाद का परिचय और आकाशदीप किस प्रकार की कहानी है। आकाशदीप के बारे में आपको बताना है और जयशंकर प्रसाद का परिचय आपको देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसका बताती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जो आप लिखिए, नोट कीजिए, इनका जो जन्म है सन 1889 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई है। ठीक है, ये एक अच्छे परिवार से, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके जो मतलब इनके पिता की जो मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो बचपन में ही इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मतलब घर की उठानी पड़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब पूरा घर संभाल रखा था, इनकी जिम्मेदारियां पहले ही आ गई थी और इनको जो है शायावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी कौन सी आ गई, कामयानी, उसके परिचय में आप लिख सकते हो। और आकाशदीप जो है इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को दिखाया है। इसमें दो पात्र हैं, नायक और नायिका, इनका नाम है चंपा और बुद्धगुप्त। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जो ये किसने लिखी है, आकाशदीप जो है चंपा और बुद्धगुप्त। अगर पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि चंपा और बुद्धगुप्त के बारे में एक नाविक होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में, मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा हो गया होगा ये। अगर आप 22 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप 110% पास हो जाओगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप बताइएगा ज़रूर आपका। मुझे पता है इसकी डेट शीट अगर मैंने देखी है तो वहाँ पे जो है आपको 6 जून को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे को हो सका, मतलब मेरे पास टाइम हुआ, तो मैं इसकी जो सर्वसंग व्याख्या है उसके बारे में ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूँगी कि हो पाएगा या नहीं। ये भी आपको बहुत मतलब क्वेश्चन तो बहुत 22 क्वेश्चन है ये, तो पास होने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये सर्वसंग व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, फर्स्ट में वही करने हैं आपको। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके, बाय बाय।